नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील क्षेत्र के माँ राधिका इंटर कॉलेज खरिहानी कमहरिया प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के तत्वावधान में अन्नदाता किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और विरोधियों पर जमकर बरसते हुए शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा किया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री दयाशंकर जी रहे। हमारे बीच में हमें योजनाओं पर चर्चा नहीं करनी है। योजनाएं सबके घर पहुंची हैं। पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है कि घर घर राशन, घर घर गैस, घर घर जल पहुंचा। कागज में सारे काम हो जाते हैं, आपके घर कोई पहुंचता नहीं था, सारे बिल पेमेंट हो जाते चल जाता। लेकिन आज यहाँ सरकार जब हमारी है तो हमारा सबसे पहला होता है कि जहाँ करता है उसका फोटो भेजिए, उसके बाद वहाँ काम होगा। यह पारदर्शिता नजर आई है इस सरकार में, और 10 साल से हम लोग सरकार में और 5 साल से हम लोग उत्तर प्रदेश के शासन में। तो अब इतना जल्दी परिवर्तन आपको पूरे इंडिया में घूमेंगे तो दिखेगा। आजमगढ़ में सपा का गड्ढा है तो इसको भरने में थोड़ा समय लगेगा। सपा का गड्ढा भरने में हम लोग को 40 साल के शासन में सपा ने किया है, तो उसका देखो। हमारे बीच मंच पर तारवा मंडल के मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं, श्री जयप्रकाश सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। किसान मोर्चा के तहत जय जवान और जय किसान का नारा सबसे पहले किसी ने दिया तो लाल बहादुर शास्त्री दिया था नारा। किसानों के बारे में सबसे ज्यादा चिंता करने वाले पहले नेता हुए लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा, किसानों में बड़ा काम करने वाला बड़ा नाम हुआ देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आपको याद है ना, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जिनको अभी हमारी पार्टी ने भारत रत्न के सम्मान से नवाजा।
नहीं, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सबसे बड़े नेता और किसानों के लिए बड़ा काम करने वाले मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे और उनकी पार्टी ने तो उनका नहीं सम्मान किया। मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, इन तीनों नेताओं के पार्टी के नेताओं ने और देश की जनता ने उनका भले सम्मान नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके नेता आदरणीय मोदी जी ने उनको भारत रत्न दे करके, पद्म विभूषण दे करके उनके परिवार और उनका सम्मान, उनके चाहने वालों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सही रहा। अब मैं ऐसे लोगों के बीच में बात कर रहा हूं जिनका पैर तो खेत की मेड़ पे होता है, लेकिन नजर लखनऊ और दिल्ली पर होती है। और मतदान के दिन जब उनके बाएं हाथ की इस उंगली में रोशनाई लगती है, तो ऐसे लोग बैठते हैं जिनके ये ताकत होती है कि लखनऊ और दिल्ली दोनों पलट देने की ताकत रखने वाले किसान, नौजवानों और महिलाओं के बीच में मैं बैठ के अपनी बात कह सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ सही बात कि नहीं कह रहा हूँ? आप बताओ, भले आपका पैर खेत के मेड़ पे होता है, लेकिन नजर हमेशा लखनऊ और दिल्ली पर होती है। आप ये बात जानते हो कि कब फसल हमारी मुरझा रही है, कब इसमें कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, कब इसे केमिकल और पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक की जरूरत है, और कब इसे पानी की जरूरत है, और कब इसको सुखाने की जरूरत है, कब इसे धूप चाहिए। ऐ मेरे किसान भाइयों, विद्वानों ने कहा है, जाके पांव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। एक किसानों के गठबंधन के और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके युवराज कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने खेत की मेड़ पे संघर्ष नहीं किया है और जाड़े और पूस की रात में तपतपाती धूप में 44 डिग्री टेम्परेचर में खेत की मेड़ पर पानी देने का काम नहीं किया है। हम ऐसे बीच में अपनी बात रखने आ रहे हैं कि अगर ईश्वर भी, भगवान भी अगर कहीं से कोई उछल विचल करते हैं, अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, गर्मी होती है, धूप होती है, अगर कहीं भगवान के नजर में भी कहीं कोई गवाडोल होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा किसान भाई होता है। आप कभी सुने हो कि टाटा, बिरला और अंबानी के बेटों को सांप और बिच्छू ने काटा है? बताओ माताओं, बहनों, नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या? लेकिन हमारे किसान के बेटे और बेटे को सांप और बिच्छी भी डसता है, तो हमारे गरीब और किसान के बेटे को डसता है? किसी टाटा, बिरला, अंबानी, धन्ना सेठ के बेटे को सांप और बिच्छी डसता है क्या? और भगवान की भी जब लाठी चलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाढ़ आती है, कोई टाटा, बिरला, अंबानी का बेटा बाढ़ में परेशान होता है? सूखा पड़ता है तो असर हमारे किसान भाई पर होता है, हमारे गरीब पर होता है। अगर किसान की, बताइए, सरकारें भी, कांग्रेस और सपा की सरकारें भी लाठी चलाती थी तो असर किसान के ऊपर होता था। भगवान की भी लाठी चलती है, असर किसान पे होता है। आप बताओ, ऐसे लोगों का दुख दर्द सहने वाला, देखने वाला और उनका काम करने वाला, उनकी चिंता और चर्चा करने वाला देश में अगर कोई नेता है तो केवल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हैं। आज तक कोई बताओ, जब मैंने पहले कहा ना कि जाके पांव न फटी बवाई, तो का जाने तीर पराई। भाई बैठे हो, बताओ, कभी खाद के लिए किसी ने लाठी खाई है क्या? कभी लाठी चल भैया, कभी भैया का चाचा लाठी चला कर वो? और सपा और कांग्रेस के जमाने में किसान खाद के लिए जाता था, लाठी चलती थी कि नहीं? खाद तो नहीं मिलती थी, लेकिन बीज और पिछवाड़ा लाल कर देते थे ये समाजवादी पार्टी के लाल टोपीधारी गुंडे। सब खाद हड़प लेते थे। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? आम किसानों को खाद के लिए लाठी खाना पड़ता था। क्या वो दर्द भूल गया? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमें दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई किसान एक खड़ा होकर के नहीं कह सकता, और इस सरकार में कभी, लेकिन कांग्रेस और सपा की सरकारों में उदाहरण मौजूद है कि किसानों ने अगर अपने हक की लड़ाई लेकर के दिल्ली के तरफ, लखनऊ के तरफ कूच किया है तो लाठी भी खाए और गोली भी खाए, किसान शहीद हुए हैं। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं?
किसान मारे गए हैं कि नहीं मारे गए हैं? और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता मोदी योगी कहते हैं कि किसान की हत्या मतलब गौ हत्या है। जैसे हमारी गौ माता होती है, जब दूध देती है तो थोड़ा सा दूध अपने बछड़े के लिए रख करके दूध समाज को दान कर देती है, उसी तरह से हमारा अन्नदाता किसान फसल पैदा करता है तो थोड़ी सी फसल अपने बाल बच्चों के लिए रख करके अन्न का दान कर देता है। और अन्नदाता के ऊपर लाठी और गोली चलाने वाला हमारी गौ माता की तरह हत्यारा है। अगर किसी ने किसान के ऊपर गोली चलाई है, लाठी चलाई है, तो ऐसे लोग हमारी गौ माता की हत्या की है और गौ माता के अपमान कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षकों की पार्टी है। गौ माता को अगर किसी ने अपमान करने का, उनका नुकसान करने का दुस्साहस किया तो उनका पंजा मरोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता करता है। किसी की हिम्मत और मजाल कि इस सरकार में किसान के ऊपर आंख उठा करके देख ले, लाठी चला दे, गोली चलाने की बात तो दूर है। सही मैं कह रहा हूं कि नहीं? आज किसान सम्मान निधि दे करके आपको ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी है। किसानों की चिंता करने वाला अभी हमें पता चला है एमएसपी लागू करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आप गेहूं का दाम भैया 2300 मिलत है, 2300 है ना भैया? कितना चाचा? अरे बताओ ना, आवाज ना हो भैया। गेहूं का पप्पू भैया गेहूं पे चल रहा है, कितना दाम चलत है? नीरज तो आवाज दे जाओ, कितना? 2300 ना। लेकिन हम जब कल घूमत रहे भैया तो गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमको किसान कैट ट्रेन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। व्यापारी दरवाजे पे जा रहा है, कह रहा भैया 2300 की जगह 10 रुपया बढ़ती ले लो, हमें यही अपना दे दो। सही बात कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? ये सम्मान बढ़ा है कि नहीं मेरे किसान भाइयों बताइए? ये सम्मान पूज्य योगी महाराज जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हमारे किसान भाइयों ये सम्मान है कि दरवाजे पर व्यापारी बोरा लेकर के खड़ा है कि भैया 2300 रुपया में हम ही को दे दीजिए। है ऐसा सम्मान की नहीं? आज आपको गर्दन की ठोकर नहीं खाना पड़ रहा है। और किसान भाइयों आपकी उपज का असली दाम ये तो बिचौलिए मौज मारते थे ना। और जानते हो ये मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं कि देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता गांव, किसान और खेत की मेड़ से होकर के जाता है। जब हमारे घर के, हमारे गांव के किसान के घर में खुशहाली आती है तो मुस्कुराते हुए वो अपना फसल बेच करके बाजार में जाता है तो हमारा व्यापारी खुशहाल हो जाता है। जब व्यापारी के, छोटे व्यापारी दुकानदार के घर में खुशहाली आती है तो थोक के भाव का व्यापारी जनपद का खुशहाल होता है। जब वहां खुशहाली आती है तब जाकर के जो फैक्ट्री बनाने वाले बड़े व्यवसायी हैं लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके घर में खुशहाली आती है। जब उनके घर में खुशहाली आती है तो नौजवानों, बेरोजगारों के हाथ में काम आता है, उनके हाथ में खुशहाली आती है। और उनके हाथ में खुशहाली और तरक्की आती है तो देश की तरक्की होती है, देश में खुशहाली आती है। इसलिए मैंने कहा ना कि खुशहाली और देश की तरक्की का रास्ता गांव, किसान और खेत की मेड़ से होकर के जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता मोदी जी, योगी जी हमेशा से किसानों को उसी तरह से मानते हैं जैसे अपने गौ माता को मानते हैं। बताइए मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? अभी कल गांव में मैं घूम रहा था भैया, विश्वास करिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मंडल के पदाधिकारी अजय मौर्य जी हमारा चौहान भाई बैठा होगा। बताओ 110 साल की उम्र का एक किसान बुजुर्ग आया, उनके जेब में मोदी जी के पर्चे पड़े हुए, ऐसे टेक लगा करके हमारे बीच में आया। जानते हो कहा कि भैया हम जल्दी है कि भाजपा को सलाम कर चले। हम कहे दादा आप इतनी उम्र में क्यों हंसी गए? कहा भैया मोदी जी 4,000 भेजले ना, 2,000 निकाल के खर्चा करते 2,000 थैले है। देखा उनकर हम प्रचार करते हमारा लड़का बच्चा दे चाहे न दे, लेकिन मोदी जी हमके पैसा देना, ध्यान देना, निधि किसान निधि पावत बा, हमारा खर्चा, हमारा रोजी रोटी, हमारा सम्मान चलत बा। वो 110 साल का किसान कह रहा है कि हमारी उम्र भी जो बची हुई उम्र भगवान मोदी और योगी को दे दे। ऐसी सोच गरीबों और बुजुर्गों की गांव के अंदर है हमारे नेता के लिए। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, तो क्या कह रहे हैं? वो देख रहे हैं कि हार रहे, बौखला गए, नहीं लड़ाई लड़ पा रहे हैं, तो कहा पड़ा क्या भैया कि हम तो उनकी मोदी और योगी की कब्र बना देंगे। कहा कि नहीं कहा? कहा भैया पढ़ा
आप अगर अपनी विचारधारा लेकर के जा रहे हो, जनता आपके साथ नहीं है, तो आप हमारे नेता की कब्र बनाओगे, हमारे नेता को मारने की बात करोगे। मारने की बात कौन करता है, मिटाने की बात कौन करता है? जो कमजोर होता है, जनता जिसका साथ नहीं देती, जनता जिन्हें रिजेक्ट कर देती है, वही कब्र खोदने की बात करता है। सही बात मैं कह रहा हूं नहीं? बताओ, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे ऊपर करोड़ों हमारी माताओं का आशीर्वाद है, और जब हमारी बुजुर्ग माताएं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो मोदी की कब्र खोजने की औकात किसी की नहीं है। बताइए कहा कि नहीं कहा? अब बताओ, हम लोग हिंदू हैं भैया, हम मरते हैं, हमें जलाया जाता है ना भैया? एक तो मार रहे हो, चोट दे रहे हो, ऊपर से नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। एक तो मारने की बात कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कब्र बना देंगे। कब्र तो हमारे मुसलमान भाइयों की बनती है ना भैया, तो क्या मतलब मारोगे भी और मुसलमान भी बना दोगे? हमें हमारे धर्म के साथ भी नहीं रहने दोगे? ऐसा अपमान करने के दुस्साहस करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपमान करने वाले समाजवादी गुंडों और कांग्रेस के नेताओं का बदला लोगे कि नहीं लोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पता हमारे नेताओं के मरने की बात करने वाले, उनकी कब्र खोलने वालों का जवाब दोगे कि नहीं दोगे? और ये जो उम्मीदवार है तो रिजेक्टेड मार है भैया। आप बताओ, दवाई कोई फायदा करती है तो असर धीरे धीरे होता है, लेकिन दवाई अगर रिएक्शन करती है तो उसकी स्पीड 100 गुना बढ़ जाती है। सही मैं कह रहा हूं नहीं किसान भाइयों? बताओ, फायदा तो धीरे धीरे, लेकिन नुकसान 100 गुना स्पीड में होता है। आप बताओ किसान भाइयों, आप जानते हो कि कौन सी दवाई कब फसल में डालनी है, क्या असर किस दवाई का होना है, आप जानने वाले लोग बैठे हो। हमारे जिलाध्यक्ष आ गए, हम उनका स्वागत करते हैं, आप भी ताली बजा करके स्वागत करिए। मैं आपको पता होता है कि कब कौन सी दवाई डालनी है। और ये जो उम्मीदवार आए हैं, आप बताइए, बदायूं से 3 बार एमपी थे कि नहीं थे भैया? थे। और बदायूं के लोगों ने 3 साल में टेस्ट किया और उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं? बदायूं से कर दिया भैया, सही सही बताइए, कर दिया कि नहीं? कर दिया। जब बदायूं से रिजेक्ट हो गए तब वो आजमगढ़ भाग करके आए थे। और आजमगढ़ के मेरे भाइयों, 2 साल पहले आपने भी उनका टेस्ट लिया और आपने भी उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये टेस्टेड और रिजेक्टेड माल है, ये बाजार में कहां चल पाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, किसान मोर्चा के लोगों, माताओं और बहनों, मैंने कहा ना कि फायदा दवाई तो आराम से करती है, लेकिन नुकसान की स्पीड 100 गुना बढ़ जाती है। ये एक्सपायरी डेट की दवाई आपके बीच में है, अगर कहीं गलती से इसका इस्तेमाल कर दिए तो रिएक्शन बड़ा हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं, मुलायम सिंह को मानने वाले, जानने वाले, उनका सम्मान करने वाले लोगों से मैं इसलिए अपील करना चाहता हूं कि जानते हैं, जब उनके शहजादे ने, उनके नवरत्नों ने उनके शहजादे के नवरत्नों ने उनको समझा करके जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचार करना शुरू किया, तो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव ने सवाल खड़ा किया कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी छवि खराब हो रही है, तुम जातिवादी हो रहे हो, तुम्हारे आसपास सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं। जब उनकी बात कहे और उनको रोकने का, समझाने का प्रयास किए, तो उनका अपमान करके उनकी गद्दी छीनने का काम उनके बेटे ने किया कि नहीं किया? और शिवपाल जी ने जब करने की बात कही और उन्होंने उनके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनका भी अपमान करने का काम उनके शहजादे ने किया कि नहीं किया? जिनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पद्म विभूषण दे रही है, उनका अपमान उनके बेटे और उनके पार्टी के लोगों ने किया, जब उन लोगों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर सवाल उठाया था। किया था कि नहीं किया था? तो उनके अपमान का बदला लेने की जिम्मेवारी किसकी है नहीं आपकी? और बता रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी में वर्षों काम किया, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, शब्द मेरे हैं, भावनाएं सब समाजवादी पार्टी के लोगों की। पहली बार ऐसा हो रहा है मुलायम सिंह के बाद कि समाजवादी पार्टी बिकी भी, टूटी भी, लुटी भी, पिटी भी। बिकी भी, लुटी भी, टूटी भी और पिटी भी। मुलायम सिंह के जमाने में सपा न कभी बिकी, न लुटी, न कभी टूटी, न कभी पिटी। लेकिन इस अखिलेश यादव के जमाने में लुटी भी, टूटी भी और पिटी भी। मैं सही कह रहा हूं नहीं? आप लोग जानते होंगे, है कि नहीं? और बिकी भी, बिकने का उदाहरण तो ही मौजूद है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है कि हमारी बहन गोरखपुर में यादव, संगीता यादव, उनका टिकट कटता है, गोरखपुर के ही हमारे प्रभारी जी हैं। आप बताइए, विधानसभा का टिकट कटता है हमारी बहन का, तो 6 महीने के अंदर
मोदी जी उनको राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। किया कि नहीं किया? किया। एक तरफ वो पार्टी है जो इसी जिले के रहने वाले मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाती है, और दूसरे तरफ ये समाजवादी पार्टी का उदाहरण मौजूद है कि अपने विधायक श्याम बहादुर यादव का टिकट काट दिया। विधायक का टिकट काटा, बेचारे एमएलसी का फार्म भरे थे। हवलदार यादव का जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट काट दिया, वो भी एमएलसी का फार्म भरे थे। और दिया किसको? और तो और मुस्लिम बहनें हमारी बैठी हुई हैं, आपको पता होगा वसीम भाई का टिकट कटा था गोपालपुर से, उनका हार्ट अटैक हो गया, उनकी मौत हो गई। और उनकी विधवा ने जब विधानसभा का निर्दल में फार्म भर दिया था तो उसका भी एमएलसी का फार्म भरवा करके उसको वापस करवाए थे। वो बहन भी एमएलसी का फार्म भरी थी। मैंने कहा ना सपा दिखने लगी है। समाजवादी पार्टी में एमएलसी का टिकट संग्राम यादव ने खरीद करके अपने पिता के लिए, जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करते हैं, 85 साल उम्र हो गई है, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य उनका अच्छा रखे, लेकिन पैसे के दम पर वो हवलदार यादव बेचारे फार्म घरे पे रखा रह गया। हमारा वो शासन का अध्यक्ष रहा, पुराने साथियों बताइए, श्याम बहादुर यादव परेशान फार्म रखा रह गया, उसको नहीं मिला। और इधर गुड्डू जमाली भैया पैसा से खरीद लिए। अल्ताफ अंसारी मऊ का लोकसभा का टिकट कटा था, विधानसभा का टिकट कटा था, उनका फार्म एमएलसी का धरा रह गया। वसीम भैया की विधवा का फार्म धरा रह गया। अब पैसे के दम पर गुड्डू जमाली एमएलसी बन के आ गया। आपको पता होना चाहिए किसान भाइयों, इसका असर ये हो रहा है कि यादव भाई आज 50% हो गए इसी बात को लेकर। मुसलमान भाई 3 तलाक से तो पहले हमारे साथ थी, लेकिन ये गुड्डू जमाली के आने से डॉक्टर असद इदरीस 5 बार का हमारा ब्लॉक प्रमुख इसरार सब परेशान है। मुसलमान भाई अखिलेश यादव के इस कदम से 50% अपने साथ आ गए हैं, इनकी कहीं गिनती नहीं। आज के तारीख में मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि 8,000 से पिछड़ा जीते थे ना, 80,000 की बढ़त पे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। 15 दिन का समय है। मेरे नौजवानों, मेरे किसानों, मेरे आदरणीय महिलाओं, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि 80,000 की लीड को बढ़ा करके 1.5 लाख से 2 लाख के बीच लेकर के जाना 25 तारीख को। इस अनुरोध के साथ आप सबको सलाम प्रणाम करते हुए और फिर से वो बात दोहराते हुए कि जाके पाँव में फटी बेवाई ताका जाने पीर पर आई, आप किसान भाइयों को प्रणाम करते हुए इस नारे के साथ कि अब की बार ये देखिए तो हम किसानों का 1 लाख का कर्जा माफ करेंगे। और वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कैबिनेट में किसानों का 1 लाख कर्जा माफ करने का काम किया था और वो माफ हुआ। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। आप सबने देखा होगा, हमारे भाई साहब बता रहे थे आशु जी कि एक खेत एक पारमेर पे होता है और दूसरा लखनऊ में होता है। लेकिन जब कि भारत को विकसित बनाने के लिए ऐसे मुखिया का चुनाव करना है जो कि भारत को विकसित बनाने के लिए अपने खून पसीने से प्रतिदिन लगातार परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय मोदी जी के बारे में सोचना है जो इस देश के मुखिया हैं। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार का मुखिया एक परिवार को चलाने के लिए उसको कितना त्याग करना पड़ता है। एक छोटा परिवार का मुखिया जो परिवार चलाने के लिए त्याग करना पड़ता है, उसको छोटे से लेके बड़े से लेके सबकी चिंता करनी पड़ती है। हम लोग मोदी परिवार के, मोदी जी ने माना कि हमारा परिवार पूरा भारत में निवास करने वाले पूरे भारतवासी हैं जो मेरा परिवार है। अब आप सोचिए पूरे भारत में 140 करोड़ की संख्या है और 140 करोड़ की संख्या के लोगों के बारे में अगर कोई चिंतन करता है, कोई चिंता करता है तो आदरणीय मोदी जी करते हैं। वह देखते हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो पहले भूखे मर जाते थे वो आज भूखे नहीं मर रहे हैं, उनको भी उनके ऊपर भी उनकी निगाह है। हम लोगों को 400 पार करना है, यह मोदी जी का संकल्प है। उस संकल्प में हम लोगों को अपनी अहम भूमिका निभानी है। यहाँ सत्य और असत्य की लड़ाई, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जैसे महाभारत में कौरवों की लड़ाई पांडवों से थी, जो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, उनके जो कलाकार थे
कि आने वाली जो 25 तारीख है, इस 25 तारीख को में हमको अपना वोट नहीं डालना है, अपना वोट तो डालना ही डालना है। अपने सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, गांव, परिवार, यहाँ से हम जब जाएं तो इस बात की चिंता करें कि हमारे गांव में अगर 200 वोट पोल हुआ था पिछली बार लोकसभा में, तो कम से कम 250 वोट पोल हो जाए, इसकी चिंता करके यहाँ से जाना है। यह चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में अन्नदाता किसान सम्मेलन हो रहा है। हम सभी जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम या तो किसान हैं या किसान के बेटे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों पर ढेर सारी चर्चा हुई है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, उन्हीं बातों को नहीं दोहराना चाहता। केवल और केवल 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि हमारा आपका सौभाग्य है कि हम ऐसे समय काल परिस्थिति में पैदा हुए हैं जब इस देश का नेतृत्व करने वाला आदरणीय नरेंद्र मोदी दुनिया में ललकार रहा है, दुनिया में एक विशाल भारत की कायम कर रहा है। हमारा ऐसे समय में हम पैदा हुए हैं कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहीं हिंदुस्तान के कोने में अगर बोलते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का सीना चौड़ा हो जाए। इतना ही नहीं मित्रों, हम आप सभी लोग वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्र की सुरक्षा 10 साल से लगातार नहीं हो रहा। राष्ट्र और राष्ट्र की सुरक्षा चाहने वाले हम लोग हैं। हम लोग हिंदुत्व और हिंदू की रक्षा चाहने वाले लोग हैं। हम यह भी चाहते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे। हम यह भी चाहने वाले लोग हैं। हम यह भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, सबसे कमजोर व्यक्ति है, उसका भी हम उत्थान चाहते हैं, उसका भी हम सम्मान चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत का सम्मान चाहते हैं, भारत के संविधान का सम्मान चाहने वाले हम सभी लोग हैं। अगर हम चाहते हैं कि 10 साल के बाद अगले 5 वर्ष भी हमारे सम्मान को यथावत बनाए रखा जाए और स्थितियों को कायम रखा जाए, तो तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना ही होगा। इसमें कोई दो नहीं, इसमें सोचने का कोई विषय नहीं है। मैं यहाँ हमारे समाज के लोग भी बैठे होंगे, 2 शब्द मैं उनसे भी कह देना चाहूंगा 2 मिनट में। संचालक महोदय, समय ज्यादा नहीं लूंगा। दलित बस्तियों में इस समय हमारे विरोधी दल के लोग वातावरण बना रहे हैं और कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं संविधान बचाओ। संविधान बचाओ के नाम पर दलित समाज को फरमाने का काम कर रहे हैं, दलित समाज को भुलवाने का काम कर रहे हैं। आप सभी प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने धारा 370 खत्म किया, तो एक उद्देश्य लिया उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो धारा 370 को कश्मीर में बहाल किया था। हिंदुस्तान का शेष भाग वहाँ अपनी जमीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ का नागरिक नहीं हो सकता था, वहाँ का राजनीतिक नहीं हो सकता था, वहाँ का शासक अलग था, वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ का निशान अलग था। लेकिन धारा 370 खत्म करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार किया है, जबकि बाबा साहब ये नहीं चाहते। तो भारत के संविधान का दायरा बढ़ाया है आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। इसलिए है मेरे लोगों, कहीं भी मुखाफलत में मत पड़ो। 10 साल से आपने देखा है कि या तो संविधान पर आपको कोई खतरा नजर आया है, आपके आरक्षण पर कोई बात हुई है क्या, कहीं से कमजोर हुआ है क्या, जो ये भुलवाने का काम कर रहे हैं दलित बस्तियों में। हमारे दलित समाज के पढ़े लिखे लोग आज बड़े ही संख्या में आगे आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कोई भी योजना का संचालन अगर करते हैं तो उसका पहला लाभ दलित समाज के लोगों को जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब दलित इंतजार कर रहा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ दलित इंतजार कर रहा है कि भाजपा के लोग या नरेंद्र मोदी जी के समर्थक गांव में आए, दलित बस्तियों में आए, उनके साथ तो चलने के लिए तैयार है और वोट करने के लिए तैयार है। हमें उनके बीच जाना चाहिए। अंत में मैं केवल और केवल इतना कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो हिंदुस्तान के दिल है, दिमाग है, हिंदुस्तान के दिमाग है, जिनका लोहा पूरा दुनिया मानती है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धड़कने वाले उत्तर प्रदेश के दिल हैं, हिंदुस्तान के दिल हैं। इन दोनों लोगों के समर्थन में
स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात क्लोज करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आज के इस अन्नदाता किसान सम्मेलन में तीसरी बार भाजपा सरकार और अब की बार 400 पार, और यह नारा हकीकत में तभी तब्दील होगा जब हम अपना बूथ जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अपना बूथ सबसे मजबूत, जो जीतेगा अपना बूथ वही जीतेगा चुनाव। माता की जय, शंकर सिंह निरहू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उनके पीठ पर लाके कि हर सेवा, और मुलायम सिंह की सरकार में, मायावती जी की सरकार में बिजली 5 घंटा 6 घंटा कार्यक्रम है। कृपया करके अगर मंच से खाली कर देंगे तो यह मंच मजबूत रहेगा, अन्यथा मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा है जो खास तरीके से आप सबका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें नील कमल जी का। चलिए बड़ी जनमातराय जी से निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान जी से निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं श्री अखिलेश मिश्र उर्दू जी से निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं श्री राजेश सिंह मवाली, श्री रविशंकर तिवारी, श्री इस्माइल फारूकी से निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, माननीय सांसद जी का स्वागत करें। मेरे जिला मंत्री विभाग जी से निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा बलराज जी, प्रदेश कार्य समिति स्वतंत्र सिंह मुन्ना, प्रदेश कार्य समिति हमारे धनंजय सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा और क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा ऋषिकेश जी और नवीन राय जी, आप लोग भी स्वागत अभिनंदन करें। मुबारकपुर से आए मंडल अध्यक्ष, आप भी स्वागत अभिनंदन करें। हमारे इस विधानसभा के पांचों मंडल अध्यक्ष श्री कृष्ण बिहारी जी, श्री अरविंद जी, श्री अजय सिंह मौर्य जी, श्री आलोक जी एवं श्री जयप्रकाश जी, आप और स्वागत अभिनंदन करें। हमारे SC/ST मोर्चा के जिला अध्यक्ष आप भी जाए, आप भी स्वागत करें। हमारे SC/ST के जिला अध्यक्ष जी जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर भीड़ न लगा, लेकिन हिल ला भैया, हमारा कार्यक्रम अपना कार्यक्रम है, जिसको अन्यथा न ले। माननीय ब्लॉक प्रमुख भारत जी, रानीसरा ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह जी, आप लोग भी आए, आप स्वागत अभिनंदन करें। हमारे कोऑपरेटिव के डायरेक्टर श्री अरविंद सिंह जी, हमारे सदर विधानसभा के प्रभारी श्री सच्चिदानंद सिंह जी, हमारे नगर विधानसभा के संयोजक श्री राजी, आप तीनों लोग आए, स्वागत और अभिनंदन करें। इस लोकसभा के संयोजक डॉक्टर महेश्वरी कांत पांडे जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री दिवाकर सिंह जी, आप दोनों लोग बैठे, आप लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी का स्वागत करें। स्वागत करके कुछ लोग नीचे चले जाए, मंच हिल रहा है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, यह अपना कार्यक्रम है। आप लोग स्वयं बुद्धिमान है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कि हमें कहाँ रहना है वो कहाँ रहे, जिससे यह मंच सुरक्षित रहे। पूरा मंच हिल रहा है, मैं बार बार करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। हम लोगों के बीच आम्रपाली जी भी आ चुकी है, आपका भी स्वागत मंच की तरफ से और सामने की जनता की तरफ से है। आप लोग कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत करें। पूजा पाठ के मंडल अध्यक्ष राम नरेश जी, आप लोग मल्यार्पण करके माननीय मंडल अध्यक्ष जी लोग, प्रदेश का समिति सदस्य, आप सभी लोग नीचे चले जाएं। मंच हिल रहा है, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, इसकी एक क्षमता नाम लेकर मैं किसी का नहीं बोल रहा हूं, ये अपने परिवार का कार्यक्रम है। आप लोग विवेकशील हैं, जो लोग नीचे बैठ जाएंगे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करवाने में इस भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगे। इसको मैं बार बार इस मंच
जी आप माल्यार्पण कर जितने मंडल अध्यक्ष है माल्यार्पण कर ले हमारे नगर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख की आप लोग माल्यार्पण किसान मोर्चा के पदाधिकारी जो लोग अपेक्षित है वही मंत्री बैठे ऐसी आप लोग निगरानी रखें। अमरपाली जी का मैं स्वागत किया माननीय सांसद जी अमरपाली जी मुख्य अतिथि जी का उसको कुछ देकर स्वागत और अभिनंदन करें। अमरपाली गायक नील कमल जी भी है उनका स्वागत आप करें। मंडल अध्यक्ष यहाँ चले जाए मंच हिलना भैया के नीचे चले जाए अपने परिवार का कार्यक्रम है। मंडल तो भैया हमारे बीच है नगर के निवासी मुबारकपुर के प्रभारी जिला महामंत्री लल्लूराम जलोटी आपका भी स्वागत। महामंत्री जी लोगों ने कर दिया धीरे धीरे आगे उपमंच पर स्वागत करें। माता की हम जानते थे कि ये सब बढ़िया बात करते तो हमारी बात के होकर हजम नहीं आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आज किसान सम्मेलन में आदरणीय जिनके अगुवाई में हम सब भारतीय जनता पार्टी के वोट मांग रहे हैं ऐसे हम लोगों के नेता आदरणीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष आदरणीय जिला प्रभारी आदरणीय अशोक सिंह जी प्रदेश के नेता और इसी धरती के लाल आदरणीय अखिलेश सिंह जी भैया राजेश। मुझे लगता है कि जो हमारा समय था अगर 12 बजे के आसपास ये कार्यक्रम हो पाता तो यहाँ तिल फेंकने की जगह नहीं मिलती। लेकिन जो लोग हैं और यथा उपलब्ध व्यवस्था के नाते अपने सभी अतिथियों का अपनी विधानसभा में अपने घर में स्वागत करना अभिनंदन करता हूँ। सभी किसान भाइयों से सभी पार्टी पदाधिकारियों से केवल और केवल एक आग्रह एक आह्वान करता हूँ जोरदार तरीके से स्वागत कर रही हैं। श्री दीपक सिंह जी विद्यालय के प्रबंधक आपको प्रतिनिधि को बढ़कर देकर आप मंच पर आए। श्रीमती मंजू सरोज जी आए सबका स्वागत करते हुए। श्री विश्वाल जी आजमगढ़ सदर के प्रभारी हमारे सदर के चलते हमारे बड़े भाई आदरणीय अखिलेश कुमार गुड्डू जी पूर्व अध्यक्ष हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश भोजपुरी अभिनेत्री सभी को दिलों में राज करने वाली बहन आदरणीय अम्रपाली जी बहुत नाम न लेंगे सीधे। और आज के हमारे जो सुबह से या 10 बजे से बैठे हुए थे आप लोग
कि 25 मई को सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले सीधा उठे, नहा धो के तैयार होके सीधे अपने मतदान केंद्र में जाके अपना कीमती मत दे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो 25 मई को क्या करना है, मैं जब गा के बताती हूँ तो आप लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे। सीधे कमल का बटन दबाना है, सीधे कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। अभी कार्यक्रम आगे बहुत लंबा है तो मैं यही अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। 25 मई को बच्चा पार्टी को हमारा काम रहेगा और वो लोग सब ये बच्ची के देव गाना बोले नहीं दो बच्ची तो नहीं गाए ना करके हल्का सा ऊपर रख फसल मूवी के गाना है, मूवी के नाम बा फसल। हम अभिनेत्री बानी अमरपाली दुबे जी आ बड़का भैया हमारे हीरो बानी। तो फसल फिल्म के नाम बा, लेकिन फिल्म फसल ना, गाना वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा करते ये पृथ्वी पे। तो ऐसे ही प्यार दीजिए, वो गाना पे 1 करोड़ से ज्यादा रील बन चुका है अभी तक। देखा मीठी मीठी मुस्की टुक टुक ऐसे काहे निहारत काठी चले तोरा मन में सावरिया तो दिनेश भैया का लाइन था कि अरे हटे हटाना लेना हट ना जरिया, अरे हटे हटाना लेना हट ना जरिया हो, जन मारे जान हो मरहूम कलर सड़िया, जन मारे जान हो मरहूम कलर सड़िया। लेकिन भैया कहते वो लाइन हमारा तरफ से कि अरे कहाँ से बोले बाड़ा, अरे ऐसा सुरतिया हो अक्का जरा ताछे बतावे छातिया। देखिए हमने के नेताजी वाइल बनी मंत्री जी दया शंकर सिंह जी वहाँ के चरण स्पर्श बाटे। हाँ अच्छा एक से गाना भी और आवेला बाटे। आप भैया के फिल्म में स्पेशली हमारा गाना रही, अमरपाली दुबे जी के ऊपर रही, दिनेश भैया हमेशा गाना गाई, एक से एक हिट गाना दीजिए। लेकिन 25 के कमल के बटन दबावे के बाटे भाई का अनुरोध करो सरकार, ठीक बा कहे का है कि अरे मान ले लो पिया हमके पति कफगली देखावे अगरबत्ती। जय हो एक लाइन ये बोलो खाली कि हमारा फिर से निरहु भैया के जिता दिया, कि हमारा फिर से निरहु भैया के जिता दिया, संसद बना दिया, हमारा फिर से निरहु भैया के जिता दिया, संसद बना दिया। प्रत्याशी अखिलेश जी और यहाँ की लोकप्रिय नेता हम सबकी बहन मंजू सरोज जी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग संगठन में वर्षों तक काम किए, ऐसे आदरणीय प्रेम सागर जी, अभी जिनके हम लोग गाना सुन रहे थे, जो अपने निरहुआ जी के फिल्म का गाना अभी अपने नीलमणि जी कितने बढ़िया से आप वीडियो भी देख रहे थे, कितना पूरा ये चर्चित रहा है पिक्चर। अपने दिनेश लाल जी के अमरपाली जी का ये जो जोड़ी इस पिक्चर में एक किसानों के लिए इन्होंने पिक्चर बनाई है। किसान अन्नदाता जो आज संवेदन है, ये आप ही लोगों के लिए इन्होंने इस पिक्चर को बनाई और पूरे ये देश दुनिया में जो भी भोजपुरी को लोग पसंद करते हैं उसमें बहुत हिट पिक्चर है, उससे हिट गाना था जिसको अभी
वकालत कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी परिषद से, जिनके साथ काम करने का अवसर मिला, ऐसे अमीर जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक रहे और इस मंच पर दिनेश लाल जी के लिए गांव-गांव घूम रहे ऐसे कर्मचारी, पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, यहाँ बैठे हुए सभी किसान भाई, आपने देखा होगा कि आजादी के बाद किसानों को कोई चिंता किया तो देश में नरेंद्र मोदी जी ने किया या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज सभी किसानों के खातों में 6-6 हजार रुपया सीधे पहुंच रहा है। करोड़ों किसानों को इससे अपने खेत के पानी पहुंचाने में लाभ मिल रहा है। ये तभी संभव हो पाया कि आप सबके मत से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज सबके खातों में पैसा पहुंच रहा है, हर 3 महीने में 6,000 रुपया पहुंच रहा है। ये काम नरेंद्र मोदी जी आपने प्रधानमंत्री बनाया इसलिए हो रहा है। योगी जी अपने पहले कैबिनेट के मंत्रिमंडल में, पहली कैबिनेट में 36,000 करोड़ रुपया किसानों को ऋण माफ करने का काम किया। पहले आप इसी आजमगढ़ में देखते थे कि खाद को लेने के लिए जब बुआई का समय होता था तो यूरिया लेने के लिए लाठीचार्ज होती थी, पुलिस का पहरा लगाना पड़ता था। लेकिन आज आप देखते हैं आज यूरिया का भंडार आज है, कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा है। और तो और जो एक बोरी यूरिया जितने के काम करती थी, आज नैनो यूरिया बना दिए मोदी जी कि पॉकेट में ले करके आप 1 लीटर के 1 एकड़ तक की खेती में आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। नैनो यूरिया बनाने का काम किए। ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है कि आप अपनी वोट की ताकत से मोदी जी को 2014 में जितने वोटों से जिताया था, उससे ज्यादा वोटों से आपने 2019 में जिताया। और इस बार मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है और 400 पार के नारे में उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। 2 चुनाव आप लोग मोदी जी की लहर को देखे थे, इस बार मोदी जी की सुनामी बह रही है, सुनामी। और इस सुनामी में आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, ये जबरदस्ती के लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। आप धर्मेंद्र यादव को भी पहले बधाई से टिकट दिया गया, ये चुनाव नहीं लड़े तो शिवपाल चाचा को टिकट दे दिया गया। शिवपाल चाचा भी चुनाव लड़ने से भाग गए तो अब उनके लड़के वहां से चुनाव लड़ रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता दुर्गुप्त के साक्य, जो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, वार्ड स्तर से जिसने अपनी राजनीति को शुरू की, आज उनके भतीजे को हराने का काम कर रहा है बदायूं में। आप बदायूं आपके रिश्तेदारी नातेदारी हो तो फोन करके पूछिए, क्या 9 लाख और वोट से दुर्गुप्त साक्य जीत रहा है। खुद अखिलेश यादव भी करोड़ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, देशपाल को चुनाव लड़ा रहे थे, देशपाल भी मैदान छोड़ करके भाग गए तो मजबूरी में करोड़ लड़ रहे, इसलिए कि इस बार मोदी जी की सुनामी बह रही है। आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी भी छोड़ करके अमेठी जाकर के केरल लड़ने के लिए गए और केरल में जब हारने का आ गया तो हम 3 दिन आकर के अपनी माता जी के सीट पर रायबरेली से पर्चा भर दिए। हिम्मत नहीं पड़ेगी अमेठी सीट से लड़ने, वहां से भी आज दिनेश सिंह मंत्री जी आज उनको चुनाव हरा है। आज ये स्थिति इसलिए हो रही है मित्रों कि आप सबकी ताकत और समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रही है। 5 टिकट दिए समाजवादी पार्टी और 5 टिकट अपने परिवार में दिए। एक भी यादों में भी उनको नहीं मिला कार्यकर्ता की जिसको टिकट 80 में से 1 टिकट दे सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी के बिरादरी के आज मध्य प्रदेश के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और दिनेश लाल यादव और निरहुआ
परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, केवल अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी और योगी जी का भी बड़ा परिवार है। मोदी जी के 6 भाई हैं, 6 भाइयों को लोग नाम तक नहीं जानते होंगे। योगी जी के भी बड़ा परिवार है। आज भी छोटे छोटे रोजगार करके अपने दिल को पागल करते हैं। योगी जी चाहते तो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी अपने परिवार को समृद्ध कर सकते थे। गोरखपुर में आप देखें कि गोरखपुर पीठ का कितनी पूरा शहर गोरखपुर की जमीनें उनकी है, चाहते तो अपने परिवार को समृद्ध कर सकते थे। लेकिन पूरा जीवन प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है। पिता के मृत्यु होने के बाद भी अंत्येष्टि में नहीं गए। प्रदेश की जनता को किस तरह से कोविड से बचाने के लिए काम करते रहे, इसी तरह से मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश के लोगों को कैसे विकास किया जाए, नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे उनको समृद्ध बनाया जाए, उनको कैसे भारत को मान सम्मान और स्वाभिमान में पूरे दुनिया में डंका बजाया जाए, इसके लिए काम करते हैं। बाकी लोग अपने परिवार के लिए। इसलिए दिनेश लाल यादव निरहुआ जी मोदी जी और योगी जी के प्रतिनिधि के रूप में आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप सबने जो पिछले दिनों प्यार दिया था, उससे ब्याज सहित इस बार आपको लाखों वोटों से जिताने का काम करेंगे। और जब निरहुआ जी चुनाव जीत करके जाएंगे तो योगी जी और मोदी जी को मजबूत करने का काम करेंगे और आजमगढ़ में विकास करने का काम करेंगे। आज आजमगढ़ में कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है, कितने विकास हो रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है कि आप सबने अपनी वोट की ताकत से आप निरहुआ जी को जिताए हैं। इस बार भी आप लोग 25 तारीख को इतना मतदान करिए, क्योंकि ये लोग चुनाव केवल अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। ये आजमगढ़ के लिए नहीं लड़ रहे, आजमगढ़ के विकास के लिए नहीं लड़ रहे। चुनाव खत्म होता है, बोरिया बिस्तर बांट करके चले जाते हैं और निरहुआ जी को चुनाव जीतने के बाद मुंबई को आजमगढ़ बना दिए, यहीं पर शूटिंग कर रहे हैं। कभी मेहनगर में शूटिंग, कभी आजमगढ़ में शूटिंग। आज कोई विधानसभा नहीं बचा होगा जहां पर मुंबई के भी कलाकारों को बुला करके शूटिंग न करा रहे हो। यही कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, अपने मतदाताओं से भी मिलते हैं और यहीं पर पिक्चर बना करके यहाँ के लोगों को रोजगार देने का भी सृजन करते हैं। और मोदी जी और योगी जी से विकास यहाँ से जीत करके लाते हैं। और मेरे विभाग में भी इन्होंने बहुत मुद्दा, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें यहाँ लड़कों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ पर 100% रोजगार भी मिलेगा। और कई डिपो हमारे नए बन रहे हैं। यहाँ से जहाँ जहाँ के लिए इन्होंने बसें कही, मैंने चलाने की बात कही और आज फिर समझ से कहता हूँ कि आजमगढ़ से देश में कहीं भी बसें चलानी हो, जहाँ से निरहुआ जी कह देंगे वहाँ से दूसरे दिन से बसें चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये निरहुआ जी को आप लोगों ने ताकत दिया है, इसी तरह ताकत देते रहिए। अभी पूरे इलेक्शन में बार बार आप सबसे मिलने का अवसर मिलेगा। आप लोग 11 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको मैं सम्मान करता हूँ। किसान भाइयों को सबको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बस एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि 25 तारीख को एक वोट बचना नहीं चाहिए, चाहे वो गर्मी हो चाहे बरसात हो। आपको अपने खून पसीने से पूरे देश के लोगों को अन्न देने का काम करते हैं। एक दिन मोदी जी और योगी जी के नाम पर एक वोट निकाल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी को जिता देंगे तो माननीय योगी जी और मोदी जी जीत जाएंगे। और ये काम आप जरूर करेंगे, ऐसा विश्वास से बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आजमगढ़ के लिए जो भी चाहिए होता है और जो भी हम मांग रखते हैं, आप तुरंत उसको पास कर देते हैं, आप तुरंत उसको दे देते हैं। आपने हम जितनी भी बसें हमने कहा कि हमारे आजमगढ़ से चला दी जाए, आपने चलवा दिया। और आदरणीय मंत्री जी से मैं एक और निवेदन आज मंच से करना चाहता हूं कि मेरे मेहनगर के लोगों की भी ये इच्छा है कुछ बसें यहाँ से भी चल जाए। और मैं आज ही आपको
आपको लिख के दे देता हूं कहां कहां के लिए चलानी है। तो आप जो भी मांग रखते हैं, हम जब भी आपके पास जाते हैं, आपने कभी एक भी काम मना नहीं किया। आजमगढ़ के हर काम के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी को मैं चाहता हूं कि सब लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, अभिनंदन करिए हमारे माननीय मंत्री जी का। बहन मंजू सरोज जी जो आपके बीच चुनाव लड़ी, बहुत मजबूती के साथ एक जोरदार ताली उनके लिए भी हो जाए, क्योंकि ये जो रासेपुर की तरह वाला रोड बनल है ना, बढ़िया बनल है। हाँ तो ये कहानी हमसे कि भैया ये रोडवा केहू ना बनवा पावला। हम कभी चिंता मत करा बहनी, हम आइले हैं यही खातिर के कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। जवन केहू ना कैला सुहा करे खातिर करवाया नहीं है। और मंच पे हमारे भाई नील कमल हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। जब हम किसान बनल हैं फसल में, धोती कुर्ता पहन के गमछा लेके और कान पर लाठी लेके उगाना ही है। नील कमल भाई हमारे गोले हुआ जो खादी दुनिया में ना पूरे पृथ्वी पर एक महीना से एक नंबर पर चला था होगा। ऐसे नील कमल खातिर जोरदार ताली हो जाए। बार नील कमल। और देखा आदरणीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, अपने अखिलेश भैया को बताना चाहता हूं कि मैं कभी अपने स्वार्थ में काम नहीं करता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे हमारी फिल्म में तो हम ही गाए। हम कहेगा ना, जलती हुई शम्मा पे हर रोज एक नया परवाना होगा। जहां आज निरहुआ खड़ा है, कल कोई और दीवाना होगा। इसलिए अपनी फिल्मों में हमेशा नए नए जो हमारे भाई आते हैं, मैं सबको बोलता हूं कि आप लोग गाइए, जनता का प्यार पाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। तो इस भोजपुरी माटी को, इस भोजपुरी भाषा को आगे कौन बढ़ाएगा? ऐसा ही लाल बढ़ाएगा। ऐसे नील कमल को भी मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं, बहुत प्यार करता हूं। नील कमल इनकर बहुत गाना को लिखा, चश्मा लगा लीजिए, पगली दिखावे अगरबत्ती, जहां जाइला आजकल बारात नहीं का गाना बजेला। नील कमल भैया बैठ जा, आज भैया इनके नमो में कमल बात कथों कमल खिलवे करी आजमगढ़। नील कमल ऐसे हमारे कमल भाई हैं। मंच कहना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई बहन, आप लोग जो जो लाभ पा रहे हैं उसी को याद करके जाइएगा और कहिएगा कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। बस यही नारा के साथ जइया लो। और अरुण भैया अगर केहू बरियाई बतियाई ना तो कह दिया होगे कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस को के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल और सबके साथ दिखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ बा। और काहे साथे बा? ये लिए साथे बा कि जो 50 साल में ना भयल, 1.5 साल में भयल है। जब आजमगढ़ में कमल खिलल, नई रेलवे लाइन नहीं मेहनगर से होके बना थे भैया, नया रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज आजमगढ़ से उड़े लगल, खाली 999 रुपया का टिकट कटावा और सीधा लखनऊ पहुंच जा। जो दिन आदरणीय मंत्री जी, जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे, हवाई जहाज आजमगढ़ से उड़ाए, पूरे आजमगढ़ के लोगों ने छूट के कहा कि बाहर मोदी जी उड़ल बात जहाज देखा मोदी जी के राज में, और साइकिल छोड़ा आजमगढ़ उड़ी अब जहाज में। भारत माता की जय, जय श्री राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद। देश के दुलार तहारी निकाल के चाहे मोदी और
सिपाही तबतिया नील कमल के तबतिया नील कमल के तू खूटा रखिया सांसद बनाई दी हो। अरे हमारा फिर से निरहु भैया के जिताई दी हो, सांसद बनाई दी हो। नया पुराना नहीं, जैसे 10 साल में प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान समस्या, अब ये तो नहीं कह सकता कि जादू की छड़ी चला देने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन बहुतायत जो मूलभूत समस्या किसान की है वो स्वतः समाप्त हो चुकी है। जैसे किसान साहूकार से पैसा तब लेता था जब उसे अपने खेत में खाद बीज की आवश्यकता होती थी, जुताई बढ़ाई की आवश्यकता होती थी। उस समय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया प्रतिवर्ष की एक छोटी सी व्यवस्था कर दी। किसान की दूसरी सबसे बड़ी समस्या तब आती थी जब खाद के लिए, DAP के लिए, यूरिया के लिए लाइन लगाता था किसान, और खाद का बोरा मिले न मिले लेकिन पीठ पे लाठी मिलती थी। वो समस्या यूरिया को नीम कोटेड करके और अब तो नैनो यूरिया इस तरह की व्यवस्था बना के समस्याएं समाप्त करने का एक बड़ा उपक्रम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और अगर बताऊं तो 66 ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ देने वाली योजनाएं हैं जो केंद्र और प्रदेश सरकार बहुत ठीक से चला रही है। सर जी को नमस्ते। जनता से क्या आग्रह है आपको? देखिए, जनता से आग्रह, हम भी उसी जनता के अंग हैं, हम उससे अलग तो नहीं हैं, अलग हमको कुछ कहना नहीं है, बस केवल एक आग्रह करना है कि जिन्होंने आपको अपना समझा, आप भी उन्हें अपना समझ के और उनके विजन, उनके मिशन, उनके संकल्प अब की बार 400 पार को पूरा करें, यही आग्रह निवेदन करना चाहूँगा। हमने अपने भाषण में भी कहा था कि गांव का किसान खुद ही पैर उसका गांव खेत के मेड़ पे होता है तो नज़र लखनऊ और दिल्ली पर होती है, और उसके हाथ में जब मतदान के दिन रोशनाई लग जाती है उंगली में तो लखनऊ और दिल्ली बनाने और बिगाड़ने में दोनों का काम करता है। तो उन्हें क्या जागरूक करना है जो पहले से ही जग रहे हैं, सोते हुए लोगों को जगाना है। और सोए कौन से लोग? जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया है, तो वो लोग हताश निराश होकर के घर में सोए हुए हैं, वो सोए रहें, उनको जगाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मोदी के लोग, पूज्य योगी महाराज के लोग जगे हैं, उनको जागरूक करने की जरूरत नहीं है।